हेलो एवरीवन। वेलकम टू किन स्टडीज। आज है 2 फरवरी और आज की डेट में हम 2 दिनों की करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। साथ ही हम 2 फरवरी की बात करें तो हम 2 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में। So this day is celebrated every year on 2nd of February all over the world. And this day was chosen as Wetlands Day officially on 30th of August 2021 under the resolution adopted by the United Nations General Assembly. और ये जो हम डे सेलिब्रेट करते हैं इसका गोल है स्प्रेड करना अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी एंड द होल प्लैनेट। सो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि इसकी थीम क्या है। तो इस वर्ष की जो थीम है वो है वेटलैंड्स एंड ट्रेडिशनल नॉलेज सेलिब्रेटिंग कल्चरल हेरिटेज। भारत में बात करें तो वर्तमान समय में जो रामसर साइट्स हैं, रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो वेटलैंड्स हैं जिनका संरक्षण किया जा रहा है उनकी संख्या एज ऑफ 31 जनवरी 2026 ये है 98। सो रिसेंटली एडेड जो दो हैं जिनको जनवरी 2026 में ऐड किया गया, वो एक तो है पटना बर्ड सेंचुरी जो कि एटा जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है, और दूसरा है छारीदाद जो कि कच्छ जो जिला है गुजरात का वहां पर स्थित है। तो आप ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में भारत में जो रामसर साइट्स हैं वो हैं 98। सो आज के इस करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। देन हम देखेंगे नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के बारे में। इसके साथ ही पिकोरा मिसाइल सिस्टम जो है ये चर्चा में रहा, इसके बारे में देखेंगे। देन आईआईटी कानपुर काफी चर्चा में रहा क्योंकि आईआईटी कानपुर ने हाल ही में डेवलप किया है एक नया मेथड ताकि जो सोलर साइकिल्स हैं उनको प्रिडिक्ट किया जा सके, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हाल ही में न्यूज में रहा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के बारे में देखेंगे कि इसमें नया क्या है। देन हम पैमाना पोर्टल के बारे में देखेंगे, जलज इनिशिएटिव के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे जो है वो प्रेजेंट किया गया। सो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन कैसा रहा अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे पिछले कुछ सालों में, हम इसके बारे में देखेंगे। दिन सरस मेला का आयोजन किया जा रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे कि ये क्या है, कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। देन इकोनॉमिक सर्वे में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की भी चर्चा की गई है, हम इसके बारे में देखेंगे कि इसमें वर्तमान समय में इंडिया की क्या रैंक है। इसके बाद हम देखेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। सो हाल ही में UIDAI ने आधार से रिलेटेड एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है, ये देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में। सो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सो यहाँ पर जो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू द वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एंड सेकंड, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व्स एज इट्स पैट्रन इन चीफ। एंड थर्ड, the Legal Aid Defense Council scheme is one of its key initiatives to provide legal support to under trial prisoners। और यहां पर आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये इनकरेक्ट है। नालसा जो है ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So the National Legal Services Authority is a statutory body, not a constitutional one, and it was established under the Legal Services Authority Act 1987.
So, its primary mandate is to provide free and competent legal services to the weaker sections of society, ensuring that opportunities for securing justice are not denied to any citizen due to economic or other disabilities. सो नालसा की बात करें, इसके लिए जो एलिजिबल पर्सन्स हैं उनमें आते हैं विमेन्स, चिल्ड्रंस, देन मेंबर्स ऑफ SC ST। इसके अलावा विक्टिम्स भी आते हैं जो कि मास डिजास्टर्स के हैं, वायलेंस के जो हैं, देन डिसेबल्ड पर्सन हैं। इसमें विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग जो हैं वो भी शामिल किए गए हैं। So the organizational structure of NALSA is headed by the Chief Justice of India, who serves as its patron-in-chief. And this high-level leadership underscores the importance of legal aid in the Indian judicial system. So the Legal Aid Defense Council scheme launched in 2022 is a significant initiative by the NALSA. So it aims to provide dedicated legal defense and representation to accused persons, particularly under trials across hundreds of districts, thereby strengthening the legal aid delivery mechanism at the grassroots level. So आपने देखा कि ये जो अथॉरिटी है नालसा, इसका पर्पस है प्रोवाइड करना फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज टू द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा बिकॉज रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इन्फॉर्म्ड द राज्यसभा दैट द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स एस्टैब्लिश्ड बाय द नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। सो हाल ही में जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स हैं उनकी स्थापना की गई है नालसा के द्वारा, जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the legal framework and powers of the National Pharmaceutical Pricing Authority. तो यहाँ पर जो राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण है उसके कानूनी ढांचे और उसकी शक्तियों से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द NPPA has the authority to revise prices only once every year. And second, the NPPA's mandate includes enforcing price controls for essential drugs under the Essential Commodities Act. And third, it can initiate legal action against companies failing to comply with the pricing regulations under DPCO. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। ऑप्शन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहाँ पर सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं है कि वो केवल साल में एक ही बार प्राइसेस को रिवाइज कर सकती है, जब भी नीड हो NPPA को ये अथॉरिटी है कि वो प्राइसेस को रिवाइज कर सकती है। आप देख सकते हैं। So the NPPA has the authority to revise prices as necessary, including in extraordinary situations and not only once a year. So under the Essential Commodities Act, NPPA enforces price control on essential drugs to ensure availability and affordability. And also, it has the power to initiate legal action against companies that do not comply with the pricing regulations as mandated by the DPCO 2013. इसके साथ ही अगर हम नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी की बात करें तो इसको सेटअप किया गया 1997 में टू फिक्स एंड रिवाइज द प्राइसेस ऑफ कंट्रोल्ड बल्क ड्रग्स एंड फॉर्मुलेशंस। आप ध्यान रखेंगे कि ये एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है फॉर प्राइसिंग ऑफ ड्रग्स एंड टू इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस।
और ये जो एनपीपीए है ये अटैच्ड है विद द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, जो कि वर्क करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Pura missile that was recently seen in the news is best classified as which type of air defense system? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में खबरों में दिखाई देने वाली जो पिकोरा मिसाइल है वो किस प्रकार की वायु रक्षा प्रणाली के रूप में वर्गीकृत करना सबसे अच्छा होगा, या वो किस प्रकार की वायु रक्षा प्रणाली है? आपके ऑप्शन हैं सरफेस टू एयर मिसाइल, सेकंड एयर टू एयर मिसाइल, थर्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल, या फिर एयर टू सरफेस मिसाइल। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहने वाली ये जो पिकोरा मिसाइल है ये किस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। आप देख सकते हैं Bengaluru based Alpha Design Technologies Limited has upgraded the Indian Air Force Picora system supporting India's push for indigenous defense modernization. So, Picora, formerly called S-125 Neva or Picora, is a Soviet origin surface to air missile system for low to medium altitude threats. So, it has protected Indian airspace since 1970s as a key air defense asset. So the system uses radar-guided launchers with the V600 missiles and a fire control unit. So it operates with the 4R90 Yagner radar having 5 parabolic antennas for detection and tracking. So आप ध्यान रखेंगे ये जो पिकोरा मिसाइल सिस्टम है इसका ओरिजिन हुआ है रूस से, और ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये चर्चा में रहा क्योंकि बेंगलुरु बेस्ड जो अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है उसने इसको अपग्रेड किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which Indian institution recently developed a new method to predict solar cycles? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय संस्थान ने हाल ही में सौर चक्रों की भविष्यवाणी करने के लिए एक नई विधि को विकसित किया है। आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, आईआईटी अहमदाबाद, या फिर आईआईटी रुड़की। आपको बताना है कि इनमें से किस संस्था के द्वारा नया मेथड डेवलप किया गया है जो कि प्रिडिक्ट करता है सोलर साइकिल्स। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये किया है आईआईटी कानपुर ने। आप देख सकते हैं IIT Kanpur researchers developed a new method to predict solar cycles. A solar cycle is an about 11-year cycle of solar activity controlled by the sun's magnetic field. So it is measured by the number and intensity of sunspots seen on the sun's surface. And around every 11 years, the sun's magnetic field flips, swapping north and south poles. Sunspots increase and decrease as magnetic activity changes on the sun. So the cycle starts with the solar minimum. When sunspots are very few, activity rises to solar maximum when sunspots are highest. So after this activity declines back to solar minimum and a new cycle begins. सो आप ध्यान रखेंगे सोलर साइकिल से संबंधित जो नया मेथड हाल ही में डेवलप किया है वो किया है आईआईटी कानपुर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the solid waste management rules 2026, consider the following statements.
यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रहा जो ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 है, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द 2026 रूल्स इंट्रोड्यूस अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन polluter pays framework superseding the 2016 regulations. And second, under the new rules, waste generators are required to segregate waste into three distinct categories, जो कि है wet, dry, and hazardous waste. And third, the Central Pollution Control Board is empowered to levy environmental compensation for operating without registration. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कि हाल ही में चर्चा में रहा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 है, उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है जबकि सेकंड इनकरेक्ट है। इन दिस न्यू रूल द मैंडेट इज 4 स्ट्रीम सेग्रीगेशन एट सोर्स ना कि 3। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। The Solid Waste Management Rules 2026 notified under the Environment Act 1986 represent a significant shift towards a circular economy. These rules introduce a polluter pays framework and supersede the 2016 rules. And the 2026 rules mandate a 4 stream segregation at source, जिनमें है wet waste, then dry waste, sanitary waste, and special care waste. The CPCB now has the authority to levy environmental compensation for violations such as operating without registration, false reporting, or improper disposal. This move ensures higher accountability, and the rules also emphasize on site processing for bulk waste generators and the use of centralized online portal for digital tracking, replacing traditional paperwork to enhance transparency in waste management infrastructure. ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा बिकॉज द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 और इसने सुपरसीड किया है 2016 के रूल्स को। ये जो रूल्स हैं ये इफेक्टिव होंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 and these rules enforce stricter waste segregation and accountability across both urban and rural local bodies. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which ministry has launched the Paymana portal for monitoring major infrastructure projects? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए जो पैमाना पोर्टल है वो किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपको बताना है कि जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर करने के लिए जो पोर्टल है पैमाना पोर्टल, इसको किस मंत्रालय ने शुरू किया है या लॉन्च किया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। आप देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन लॉन्च्ड पैमाना पोर्टल फॉर मॉनिटरिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। यहाँ पर जो पैमाना है इट स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट असेसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग। And it is a flagship digital initiative to track central sector infrastructure projects costing 150 crore and above.
So the portal acts as a centralized national repository for infrastructure project data. So this portal improves data accuracy, transparency, and operational efficiency through web-based reporting. तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जो पैमाना पोर्टल है ये संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Jalaj Livelihood Centers initiative is jointly implemented by Namami Ganga Mission and which institution? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जलज आजीविका केंद्र पहल का जो संयुक्त कार्यान्वयन है वो नमामि गंगा मिशन और किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, नीति आयोग या फिर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। सो ये जो जलज इनिशिएटिव है इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है बाय द नमामि गंगे मिशन एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं सो रिसेंटली द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति इनॉग्रेटेड 25 जलज लिवलीहुड सेंटर्स एंड इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द नमामि गंगे मिशन एंड द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। So it aims to link Ganga River conservation with sustainable livelihoods in the Ganga River basin. And this initiative follows a circular economy model by training local people in eco-friendly livelihood practices. So एक तरीके से ये प्रमोट करता है community ownership of the conservation with a special focus on women's participation. So Jalaj creates a symbiotic relationship between rivers and the local communities. सो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है 25 जलज लिवलीहुड सेंटर्स को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2025 and 26, participation of women increased steadily from 48% in financial year 14 to what in financial year 2025? सो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार जो महिला भागीदारी है वो वित्त वर्ष 2014 में 48% से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में लगातार कितनी हो गई है? आपके ऑप्शंस हैं 57.8%, 58.1%, 59.54% या फिर 60.9%। आपको बताना है एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 जो विमेन्स पार्टिसिपेशन है वो फाइनेंशियल ईयर 2025 में बढ़ करके कितना हो गया है? और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये हो गया है 58.1% जो कि फाइनेंशियल ईयर 14 में था 48%। आप देख सकते हैं So, Economic Survey 2025-26 states that rural employment has been a key part of the India's social protection system for nearly 2 decades. So, according to the Economic Survey 25-26, participation of women increased steadily from 48% in financial year 14 to 58.1% in financial year 2025. Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme has provided wage employment since its launch in 2005. So it stabilized rural incomes and created basic infrastructure by providing up to 100 days of guaranteed unskilled work to rural households. So ये जो डाटा दिया गया है ये दिया गया है इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो it is Ministry of Finances
फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट जो कि प्रोवाइड करता है डिटेल्ड रिपोर्ट कार्ड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ओवर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. So it outlines the government's perspective on the country's macroeconomic performance, sectoral shift, and the emerging challenges that require immediate policy intervention. So ये जो डॉक्यूमेंट है Economic Survey, it is released by the Ministry of Finance and it is authored by the Division of the Department of Economic Affairs. और इसको प्रिपेयर किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. सरस मेला is being hosted from 31st of January to 9th of February in which city? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है जो सरस मेला है वो 31 जनवरी से 9 फरवरी तक भारत के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है. आपके ऑप्शंस हैं श्रीनगर, लेह, जम्मू या फिर उधमपुर. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो सरस मेला का आयोजन किया जा रहा है जम्मू में. आप देख सकते हैं. An expensive edition of the Saras Mela has been hosted by the Jammu and Kashmir Rural Livelihood Mission at Kala Kendra in Jammu beginning 31st of January and continuing until 9th of February. So the national level event has been organized as a 10-day fair aimed at showcasing rural creativity, culture and entrepreneurship from across the country. So the Mela has been designed to bring rural women entrepreneurs from Jammu and Kashmir and other states onto a common platform. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. What improvement in India's Global Innovation Index rank was highlighted in the Economic Survey 2025 and 26? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 में भारत के वैश्विक नवाचार सूचकांक रैंक में किस सुधार को प्रमुखता से दर्शाया गया है. आपके ऑप्शंस हैं फ्रॉम 80th रैंक इन 2019 टू 50th इन 2025. सेकंड, फ्रॉम 70th रैंक इन 2019 टू 40th in 2025. Third, from 66th rank in 2019 to 38th in 2025 या फिर 60th rank in 2019 to 30th rank in 2025. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो इकोनॉमिक सर्वे में जो हाईलाइट किया गया है वो किया गया है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक है वो 2019 में जहाँ पे 66 थी वो इम्प्रूव होकर 2025 में 38 हो गई है. आप देख सकते हैं. सो इंडियाज इनोवेशन परफॉर्मेंस स्ट्रेंथेंड एंड ग्लोबल इनोवेशन रैंक इम्प्रूव्ड ऐसा कहा है इकोनॉमिक सर्वे 25-26 ने. So on 29th of January, the economic survey was tabled in Parliament by the Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Srimati Nirmala Sitharaman. India's innovation performance was highlighted as steadily strengthening with the Global Innovation Index rank improving from 66th in 2019 to 38th in 2025. So it was noted that India now ranks first among lower middle income countries and also holds the top position in the Central and Southern Asia region in the Global Innovation Index. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which organization launched the new Aadhaar app with enhanced security and privacy features? So यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है
किस संगठन ने उन्नत सुरक्षा और गोपनीयता सुविधाओं के साथ नया आधार ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेकंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि हाल ही में आधार से संबंधित जो नया ऐप लॉन्च किया गया है, जिसमें कि उन्नत सुरक्षा और गोपनीय सुविधाओं को और बढ़ाया गया है, ये किस संगठन ने लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये लॉन्च किया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, जिसे हम UIDAI के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं। So recently, a new and advanced Aadhaar app was launched by the Unique Identification Authority of India, marking a significant step in strengthening India's digital identity ecosystem. So the app was unveiled in the presence of Union Minister of State for Commerce and Industry, Jitin Prasad. Enhanced security, faster performance, and privacy focused design were highlighted as key features compared to the existing M-Aadhaar app. इसके साथ ही UIDAI की बात करें तो ये एक स्टेट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको स्टैब्लिश किया गया अंडर द प्रोविजन ऑफ द आधार एक्ट 2016 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो इसका विजन है एम्पावर करना रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया को विद अ यूनिक आइडेंटिटी एंड अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ऑथेंटिकेट एनी टाइम एनीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization ranked India among the top 5 countries globally for private infrastructure investment as outlined in the Economic Survey 2025-26? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में उल्लिखित जो जानकारी है उसके अनुसार किस संगठन ने निजी अवसंरचना निवेश के लिए भारत को वैश्विक स्तर पर शीर्ष 5 देशों में स्थान दिया है? आपके ऑप्शंस हैं IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, UNDP या फिर वर्ल्ड बैंक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो ये किया है वर्ल्ड बैंक ने। आप देख सकते हैं इंडिया रैंक्ड अमंग द टॉप 5 countries फॉर प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एज पर इकोनॉमिक सर्वे 25-26। So, infrastructure was reaffirmed as central to India's growth strategy with sustained increase in public capital expenditure highlighted in the economic survey. The institutionalization of multimodal planning through PM Gati Shakti, supported by the National Logistics Policy and digital platforms, was created with reducing transaction cost and execution risk. सो वर्ल्ड बैंक ने रैंक किया है इंडिया को अमंग द टॉप 5 countries ग्लोबली इन द टर्म्स ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर अमंग लो एंड मिडिल इनकम इकोनॉमीज। तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।